हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द मिसिंग स्ट्रीट। यहाँ मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूँ। अगर आप भी अपनी स्टोरीज मुझे सेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी हमें भेजी है अविनाश ने, जो कि हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते हैं। ये बात तब की है जब वे कॉलेज में स्टडी किया करते थे। तो आगे की कहानी हम उन्हीं के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। ये 3-4 साल पहले की बात है। हम 4-5 लड़कों का ग्रुप हॉस्टल में अक्सर हम रात को बैठकर बातें किया करते थे। तो कभी कभार भूतों की बातें छिड़ जाया करती थी। तो उस रात को भी हम कहानियाँ सुना रहे थे। इतने में हमेशा सीरियस रहने वाले हमारे एक दोस्त ने कहा कि उसके साथ तो कोई भूत की घटना नहीं घटी, मगर उसके घर के पास एक भूतिया पेड़ है जिसमें भूत रहता है। ये दोस्त धर्मशाला के पास रहता था। उसने बताया कि खनियारा में एक भूतिया पेड़ है। माना जाता है कि भूत उस पेड़ के आसपास ही रहता था, जो वहाँ से होकर गुजरने वाले लोगों को परेशान किया करता था। एक बार किसी स्थानीय तांत्रिक ने कोई विद्या हासिल की और अपने मंत्र शक्ति से उस भूत को उसी पेड़ के अंदर बांध दिया गया, जिसे स्थानीय भाषा में कीलना कहते हैं। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या वो पेड़ आज भी है, तो मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकता हूँ। तो हम सब दोस्तों ने अगले वीकेंड वहाँ जाने का प्लान बनाया। हम अगले वीकेंड धर्मशाला पहुँचे। हम 3 लड़के थे और 3 लड़कियाँ। हम सभी दोस्त एक ही बैच के थे। शाम के समय हम खनियारा स्थित उस भूतिया पेड़ की तरफ पैदल चलने लगे। अंधेरा हो चला था। लड़कियों को हमने बताया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो खैर, हमने नज़दीक पहुंचने से पहले ही उन्हें बताया कि हम दरअसल भूतिया पेड़ देखने जा रहे हैं। 2 लड़कियां डरने लगी कि हम नहीं जाएंगी, जबकि हमारी एक दोस्त अंकिता ने कहा कि मुझे डर नहीं लगता, मैं साथ चलूंगी। डर रही दोस्तों को हमने दूर ही रुकने को कहा और बाकी लोग उस जगह को देख आए जहाँ के बारे में उस पेड़ की कहानी थी। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें कुछ भी खास नहीं लगा। कुछ देर बाद हम वहाँ से लौट आए और अगले दिन वापस सोलन आ गए। कॉलेज सामान्य रूप से चलने लगा, सब कुछ ठीक रहा, मगर अंकिता, जो हमारे साथ भूतिया पेड़ देखने के लिए गई थी, उसने कॉलेज आना बंद कर दिया। हमने कॉल करके पूछा तो बोला कि बीमार हो गई है और अपने घर रोडू चली गई है। मौसम सर्दियों का था तो बीमार होना सामान्य था, ऐसे में हमने ध्यान नहीं दिया। लगभग 15 दिन बाद अंकिता लौटी। वो कॉलेज आए, क्लास आए, मगर हमसे बात ना करे। हमारी दूसरी फ्रेंड्स ने बताया कि हॉस्टल में भी अंकिता का व्यवहार बदल गया है। हमने पूछा कि कैसे, तो पता चला कि वो किसी से बात नहीं करती है, चुप चुप रहती है और आजकल पूजा पाठ ज़्यादा करने लग गई है। हम भी हैरान थे कि एकदम चुलबुली सी अंकिता ऐसे क्यों बदल गई, जो हमसे बात नहीं कर रही। कई बार उससे बात करने की कोशिश की, मगर वो सीधे कहती, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। उसने फ़ोन और मैसेज का जवाब देना भी बंद कर दिया। अब कुछ दिनों से हमें उसके बारे में तरह तरह के किस्से सुनाई देने लगे। उसकी हॉस्टल मेट बताने लगी कि वो अजीब अजीब बातें करने लगी है और कहती है कि उसे भूत और आत्माएं दिखती हैं। हॉस्टल की लड़कियां उस दिन डर गई थी जब अंकिता ने यह दावा किया कि हॉस्टल के टॉप फ्लोर पर एक काले कपड़ों वाली महिला घूमती है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर सफ़ेद कपड़ों वाली महिला। इन बातों से तो कई लड़कियों ने हॉस्टल ही छोड़ दिया था। फिर कुछ दिनों बाद एक नई बात सुनने को मिली। वो ये कि नए एडमिशन होने के बाद एक नई लड़की हॉस्टल में रहने आई। लड़कियों ने परंपरा बनाई हुई थी कि कोई नई लड़की आती थी तो डिनर के बाद सभी लड़कियों के साथ उसका इंट्रोडक्शन होता था। तो उस लड़की से बातचीत कर रही थी सभी लड़कियां।
अंकिता भी वहीं बैठी थी। अचानक वो सबके सामने उस लड़की से पूछती है, ये जो तुमने अंगूठी पहनी है ये तुम्हारी बहन की है ना? नई लड़की ने जवाब दिया, हाँ। आपको कैसे पता? अंकिता ने कहा, फेंक दो इस अंगूठी को, तुम्हारी बहन तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। जहाँ भी तुम जाती हो इस अंगूठी के कारण साथ ही जाती है तुम्हारी बहन। अंकिता का ये कहना ही था कि हर कोई नई लड़की के पीछे की तरफ देखने लगा कि उसकी बहन कहाँ खड़ी है। पीछे कोई भी नहीं था। इस बीच वो नई लड़की बेहोश हो गई थी। सब लड़कियों ने उसे उठाया और पानी वगैरह पिलाकर होश में लाया तो वो रोने लगी। उसने रोते रोते बताया कि कुछ महीने पहले उसकी बहन की मौत हो गई थी। जैसे ही लड़कियों ने ये सुना वे भी बहुत डर गई। अंकिता और उस नई लड़की के बीच कभी बात नहीं हुई थी, मगर उसने इतनी बड़ी बात कह दी थी। पहले तो लड़कियां अपने स्तर पर मैनेज कर रही थी, मगर उन्होंने वार्डन से शिकायत कर दी कि या तो हॉस्टल में अंकिता रहेगी या फिर वो। आखिरकार मामला उठा और अंकिता के परिजनों को बुलाकर सारा किस्सा बताया गया और कहा गया कि आप अपनी बेटी को समय रहते डॉक्टरों को दिखाइए क्योंकि ये अजीब बातें करती हैं। अंकिता के परिजनों ने उसे वहाँ से पढ़ाई छुड़ाकर ले गए और कई महीनों तक उसके बारे में किसी को पता नहीं चला। एक दिन अचानक मुझे अननोन नंबर से फ़ोन आया। मैंने उठाया तो दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ आई, सुनो, अपनी ट्रिप कैंसिल कर दो। मैंने पूछा कि कौन बोल रहा है? आवाज़ आई, इतनी जल्दी भूल गए दोस्तों को? मैंने कहा, अंकिता। दूसरी तरफ से जवाब आया, हाँ, मगर मैं जो कह रही हूँ उसे इग्नोर मत करना, अपनी ट्रिप कैंसिल कर दो। मैंने कहा, क्यों? मगर दूसरी तरफ से फ़ोन कट गया। फिर मैंने कई बार कॉल बैक किया मगर कोई जवाब नहीं आया। एसएमएस का भी कोई जवाब नहीं। व्हाट्सएप उसके नंबर पर एक्टिवेट नहीं था। दरअसल मैं उसी दिन दोस्तों के साथ चूड़ाधार ट्रैकिंग जाने का प्रोग्राम बना रहा था और योजना थी कि हम 4 लोग 2 बाइकों पर जाएंगे। अब यात्रा से ठीक पहले फ़ोन आकर टोक दिया गया तो मेरा आत्मविश्वास डोल गया। मैं अंधविश्वासी नहीं था, मगर अंकिता की हिस्ट्री को देखते हुए मैं डर गया और मैंने दोस्तों को भी बहाना बनाकर रोक लिया। वो नाराज़ हुए मगर मैं उन्हें वजह भी नहीं बता सकता। खैर, एक दिन ही बीता था कि मौसम ने करवट ले ली। मुझे एक न्यूज़ मिली कि अप्रैल महीने में चूड़ाधार में भारी बारिश और बर्फबारी हुई। 4 दिन बाद खबर आई कि ट्रैकिंग पर गए 4-5 लोग लापता हो गए हैं। इससे मुझे सीधे अंकिता की बात याद आई। फिर 1 हफ्ते के बाद खबर आई कि उनमें से एक की मौत हो गई जबकि बाकी बचा लिए गए। जब मैंने ये खबर पढ़ी, अंकिता को फ़ोन लगाया। इस बार उसने फ़ोन उठा लिया। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम इसी की बात कर रही थी कि वहाँ कुछ गलत हो सकता है? उसने कहा, नहीं, तुम्हारी बाइक का एक्सीडेंट होने वाला था। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से वो एक्सीडेंट होते हुए देखा और तुम बुरी तरह से घायल नज़र आए। मैंने पूछा कि क्या तुमने कोई सपना देखा? उसने कहा, नहीं, उसे विजन्स आते हैं, यानी उसे भविष्य और बीते काल की घटनाएं बीच बीच में दिखती हैं। मैंने कहा कि ये कैसी बातें कर रही हो तुम? उसने गहरी सांस लेकर मुझे पूरी बात बताई। उसने कहा कि जब मैं धर्मशाला भूतिया पेड़ के पास से लौटी, मैं बीमार हो गई। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, शायद ही मैं बच पाती। डॉक्टरों को बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। तो उसी समय एक दिन बिस्तर पर पड़े पड़े मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अंधेरे कमरे में कैद हूँ। मैं कुछ बोलती थी तो आवाज़ गूंजती थी, चलती थी तो चारों तरफ पत्थर की खुरदरी दीवार हाथों में महसूस होती थी। मैं डर और उत्सुकता के भाव से पूरी बात सुनता जा रहा था। मैंने कहा, फिर? अंकिता बताने लगी। मैंने खूब आवाज़ दी कि कोई मुझे बचाए, मगर उसी अंधेरे से कमरे या गुफा कह लो, उसके कोने से किसी की गहरी सांसें लेने की आवाज़ आ रही थी और अपनी ही गूंज सुनाई दे रही थी। डरते हुए मैंने अंधेरे कोने की तरफ मुंह करके पूछा कि कौन है? उधर से सिर्फ बड़बड़ाने की आवाज़ आई। फिर मैं हिम्मत करके उस ओर गई जहाँ से गहरी सांसें लेने की आवाज़ आ रही थी। तभी किसी की आवाज़ आई जिसने मुझसे पूछा
कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और कैसे आई। तो उसने कहा कि तुम अंदर कैसे आई। मैंने कहा कि अंदर का क्या मतलब है, ये कौन सी जगह है, आप कौन हो। तो अंधेरे से आवाज़ आती है, मैं तो बहुत समय से यहाँ पर इस पेड़ के अंदर कैद हूँ। अंकिता ने मुझे बताया कि उसे एहसास हो रहा था कि वो किसी कारण से वो भी उसी पेड़ के अंदर पहुँच गई थी जिसके अंदर किसी समय उस भूत को बंद किया गया था। और यहाँ पर मुझसे सवाल पूछ रही आवाज़ उसी भूत की है। अंकिता बोली, मगर मैंने उस भूत के सामने अपना डर जाहिर नहीं किया और कहा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे। उसने कहा, मुझे धोखे से यहाँ बंद किया है, भूखा प्यासा बंद हूँ मैं यहाँ। अंकिता ने बताया कि उस भूत ने उसे अपनी कहानी कुछ यूं सुनाई। मैं यहाँ रहता था इसी पेड़ के ऊपर। मैं लोगों से व्यापार करता था, उन्हें पकड़ता था और छोड़ने के बदले कोई चीज़ मांगता था। अगर वे उस चीज़ को देने का वादा कर देते तो मैं उनकी आत्मा को इस पेड़ के अंदर बांध देता था और कहता था कि अगर तय समय के अंदर वादे के हिसाब से चीज़ नहीं दी तो तुम्हारी जान चली जाएगी। अगर मुझसे वादा पूरा होता तो मैं भी अपना वादा पूरा करता था और उनकी आत्मा को छोड़ देता था। जो अपना वादा नहीं निभाते थे वो बीमारी और अनहोनी की चपेट में आ जाते थे। उन पर मेरा अधिकार हो जाता था और उनकी रूह को मैं इसी पेड़ के अंदर कैद करके रखता था। मगर एक शक्तिशाली आदमी ने पहले मुझे मजबूर करके मुझसे समझौता किया और उसने खुद ही वो समझौता तोड़ा। तो उसने धोखे से मुझे फंसा दिया। उसने मुझे बातचीत के लिए पेड़ से नीचे बुलाया। मैं जैसे ही उससे समझौते के लिए उस पेड़ से नीचे उतरा, उसने नीचे अलग अलग जगह से लाई गई मिट्टी से एक रेखा बांधी हुई थी। मैं उसमें आकर फंस गया और मजबूर हो गया। फिर उस तांत्रिक ने मेरी जान बख्शने के बदले हमेशा के लिए इस पेड़ के अंदर बंद हो जाने का समझौता किया। उसके बाद मैं इस पेड़ के अंदर कैद हूँ और अपने समझौते के मुताबिक बाहर नहीं आ सकता। अंकिता ने मुझसे कहा, भूत की ये बात सुनकर मुझे लगा कि शायद मैंने भी उस दिन जाते हुए उस हिस्से पर पैर रख दिया था जहाँ किसी तांत्रिक ने भूत को बांधने के लिए रेखा खींची थी। इसलिए मेरी आत्मा भी इस पेड़ के अंदर चली गई। फिर मैंने भूत से कहा कि मैं यहाँ बाहर कैसे निकल सकती हूँ। भूत ने कहा, ये पेड़ मेरा अपना है और इसे मैंने ही तैयार किया है, मगर इससे बाहर नहीं निकल सकता। मगर तुम्हें ज़रूर निकाल सकता हूँ, मगर मैं बिना समझौता किए कुछ नहीं कर सकता। मैं अंकिता की बातों को अविश्वास और आश्चर्य के मिले जुले भावों के साथ सुन रहा था। अंकिता ने आगे बताया, मैंने भूत से पूछा कि क्या गारंटी है तुम्हारी बातों की कि तुम मुझे निकाल दोगे। भूत ने कहा कि तुम्हारे पास कोई और चारा भी नहीं है। फिर मैंने भूत से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि तुम बाहर निकलते ही गांव में दूर किसी एकांत में किसी पेड़ के पास काले बकरे की बलि देना, और नहीं दे पाई तो तुम जानती ही हो क्या होगा। अंकिता बोली कि उसने भूत को वचन दिया और फिर अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने बताया, ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देख रही थी, मगर सपने की एक एक बात सच लगी, मानो सब कुछ देर पहले ही घटा हो। मेरे घर वालों ने किसी पुजारी को बुलाया हुआ था। मैंने पुजारी को कहा कि एक बकरा काट दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। पुजारी बोला कि बकरा देना किसको है। मैंने कहा कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। मेरे कहे अनुसार बकरा काटा गया और उसके बाद से मैं ठीक होने लगी। मैं ठीक तो हो गई, मगर मुझे कुछ असामान्य चीज़ें दिखने लगी, जैसे घटनाओं का पूर्वाभास। और कुछ आत्माएं पहले ज़्यादा दिख रही थी, मगर अब उनका दिखना कम हो गया है। अंकिता की ये बात सुनकर मैं डर गया था। अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट सुनना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।